अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो तीन प्रॉपर्टीज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। बच्चे आपको इसके पीछे की लॉजिक भी बताऊंगा कि ये होती क्यों है। बात समझ आ रही? खासकर जो रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन है उसको समझेंगे। तो सिंपल सा टॉपिक है पहला रिफ्लेक्शन, उससे स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये एयर है और ये मेरा हाथ है, सॉलिड है, कोई और मीडियम है। ये एयर है, ये एक और मीडियम, ये वन मीडियम, ये दूसरा मीडियम। इधर से वेव आ रही है, लाइट वेव है, साउंड वेव है, कोई वेव है। वो जब दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराए और टकरा के वापस चली जाए उसी मीडियम में, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होना, टकरा के वापस जाना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। कैसे बोला? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इन सेम मीडियम। यानी एयर से आई थी, एयर में चली गई, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। ये दूसरा मीडियम था, तो आई पहले मीडियम से, दूसरे मीडियम से टकराई और टकरा के पहले मीडियम में वापस चलेगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और इसको ठीक तरीके से समझा जाता है, एक डिवाइस है जिसका नाम है रिपल टैंक, उसमें हम इसको स्टडी करते हैं। रिपल टैंक क्या है? ग्लास ट्रे है, इसके अंदर पानी है, इधर एक मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ है जो मोटर उसको क्या करवाती है? वाइब्रेट करवाती है। तो इसमें क्या पैदा होती हैं? वेव्स। ओके। और यहाँ पे एक बल्ब लगा है, उस बल्ब की रोशनी ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे इसका क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है पानी का। तो जब आपने क्या किया कि इसको वाइब्रेटर को वाइब्रेट करवाया, आगे कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, तो वेव क्या करती है? उससे जाती है, टकराती है और टकरा के वापस आती। तो ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, पहले मीडियम से गई, टकरा के वापस उसी मीडियम में आ गई। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन। बस समझ आ रही? और इस स्टडी से हमें यह पता चला, बच्चे गौर करना, ये डायग्राम ध्यान समझनी है। ये एक सरफेस है, ओके। ये वेव आ रही है, ये नॉर्मल होता है। जो उस सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल के साथ फॉर एग्जांपल ये एंगल बना रही है 45 डिग्री, और ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से डिनोट करते हैं। और जब ये वेव यहां से टकराएगी और टकरा के वापस जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। बात समझ आ रही? तो रिफ्लेक्शन के दौरान जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जब सरफेस स्मूथ हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो। तो इस केस में जो आने वाला एंगल है वो इंसिडेंस, और जो टकरा के वापस जा रहा है वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके। तो रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने तीन बातें लिखनी है। अगर ये लॉन्ग आता है, पहला डेफिनेशन, वेव आई, दूसरे मीडियम से टकराई, टकरा के पहले मीडियम में वापस चलेगी। नंबर दो पे आपने बताना है रिपल टैंक के जरिए इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, इसको ड्रा किया जाता है, इसको बनाया जाता है, इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है। और तीसरी बात आपने ये बतानी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कब? जब जो जिस सरफेस से टकराई है वो सरफेस क्या हो? स्मूथ। ये इसकी पहली जो है प्रॉपर्टीज है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए पहले आपको ये डायग्राम समझनी हो, ध्यान से समझना डायग्राम को। ये एक रोड है, ये एक रोड मैंने बनाया है, ओके। और ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी रोड के परपेंडिकुलर है, यानी ये रोड है ये, और गाड़ी यूं आ रही है परपेंडिकुलर, सीधी। तो गाड़ी सीधी गुजर जाएगी, वो टर्न नहीं लेगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रही है। लेकिन अब गौर से सुनना बात को, ये पॉइंट समझने वाला है। यहां पे मैंने दो रोड बनाए हैं, और ये जो रोड है ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। और ये जो रोड है ये रफ है, गंदा है, खड्डे हैं, बहुत बुरी हालत है इसकी। गाड़ी थोड़ी सी तिरछी आती है,
बात समझ आ रही है? तो ये जो गाड़ी है, ये जो टायर है, ये पहले इसके अंदर रफ रोड के अंदर एंटर होता है, और आपको पता है रफ रोड की होती है फ्रिक्शन, पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, तो इस टायर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो टायर है, ये वाला, ये स्मूथ सरफेस पे अभी तक, तो इसकी स्पीड क्या रहती है? फास्ट रहती है। तो आप सोचो बच्चे, जब ये स्लो होगा, ये तेज होगा, तो ये टायर तेजी के साथ घूम जाएगा, और जब ये एंटर होगी गाड़ी तो खुद ही इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। हालांकि जाना चाहिए इसको सीधा था, लेकिन इसके तेज होने से ही गाड़ी क्या लेगी? टर्न लेगी। तो ये चीज है मेन रिफ्रैक्शन की वजह से, कि जब वेव मीडियम चेंज करती है, जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है, ये डीप वाटर है और ये शैलो वाटर है, ये वेव फ्रंट आ रहा है, ये वेव फ्रंट आ रहा है, जब ये डीप से किस में दाखिल होगा? शैलो में। तो आपको पता है कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो पहले एंटर हुआ, क्योंकि ये तिरछा एंटर हुआ, ये एक बाउंड्री है, ये पहले एंटर हुआ, तो इसकी स्पीड क्या हो गई? चेंज। जब इसकी स्पीड चेंज होगी तो जाहिर है ये वाली जो वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन इस गाड़ी की तरह क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। बात समझ आ रही? अब आप पढ़ो, व्हेन वेव पास फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर, जैसे देखो स्मूथ से रफ, डीप से शैलो, इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज। बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड भी चेंज होती है, वेव लेंथ भी चेंज होती है रिफ्रैक्शन में। बात रट लो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। ओके, तो स्पीड चेंज हो गई, वेवलेंथ चेंज हो गई, तो इस चेंज होने की वजह से डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यही मैंने समझाने की कोशिश की है। और डायरेक्शन का चेंज होना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। यानी जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तिरछी किसी एंगल पे एंटर हो तब रिफ्रैक्शन अकर होता है। बात समझ आ रही? क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन के पीछे। और अगर बच्चे गौर से सुनना, ये ग्लास है और ये लाइट आ रही है, अगर परपेंडिकुलर तो सीधी गुजर जाएगी, बेंड नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर इधर से आ रही है तो जाहिर है क्या होगी? बेंड होगी। याद रखना, किसी एंगल पे हो तो बेंड होती है। वजह मैंने बताई है क्यों एंगल पे बेंड होती है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन का। और जो तीसरी प्रॉपर्टीज है वेव की, वो है डायफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से ना एक एमसीक्यूज है जो इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में दोबारा आ गया, पहले वो बता दूं। जो डीप वाटर होता है उसमें स्पीड वेव की हाई होती है, क्योंकि प्रेस होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, और जो वेव लेंथ है वो भी हाई होती है। ये एमसीक्यूज है। और शैलो में वेव स्पीड जो है वो लो हो जाती है और वेव लेंथ भी लो हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ओके, लेकिन दोनों में जाते हुए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है? सेम। वजह ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है उस सोर्स से जिससे वेव आ रही है। तो ये चीज आप लोगों ने बच्चे याद रखें। ओके, तो बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होती है पहले उसको अंडरस्टैंड करें। वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारे पास एक स्लिट है, बेटे स्लिट बोलते हैं छोटे से सुराख को, ओपनिंग को। इधर से लाइट आ रही है, लाइट के वेव फ्रंट आ रहे हैं, और वो जब इस स्लिट से टकराते हैं, इससे टकराने के बाद, इससे गुजरने के बाद वो लाइट फैल जाती है। ओके, लाइट क्या कर जाती है? फैल जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक कमरा है, इस कमरे में छोटा सा सुराख है, इतना सा छोटा सा सुराख है, उससे आप टॉर्च लाइट फेंकते हो तो क्या वो सीधी जाती है? नहीं, आप देखोगे कि कमरे पूरे में वो फैल जाएगी और हल्की हल्की रोशनी हो जाएगी। तो वो जो पूरे कमरे में लाइट फैली है उसकी वजह क्या है? डिफ्रैक्शन। हालांकि सुराख थोड़ा था तो सीधी लाइट उसी में से पास करनी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन यहां से हर्डल से, इस ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद लाइट क्या हो गई? फैल गई। ये लाइट का फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन पास थ्रू अ स्लिट और ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी ऑब्स्टिकल या स्लिट, सुराख से गुजरने के बाद लाइट जो क्या करती है? उसके कॉर्नर से टकराने के बाद फैलती है। ये फैलना कहलाता है डिफ्रैक्शन। बात समझ आ रही? अब गौर से सुनना, यहां पे तीन बातें मैं आपको बताऊंगा, बड़ी काम के, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये होती है बच्चों, मैं एक वेव बना रहा हूं,
ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर जो ओपनिंग है, जो स्लिट है, फॉर एग्जांपल ये मैं स्लिट बना रहा हूं, ओके, इस स्लिट का साइज अगर मैं यहां पे लिखते जाता हूं, स्लिट साइज बड़ा है वेवलेंथ से, वेवलेंथ यानी वेवलेंथ छोटी है और स्लिट का साइज, अब वेवलेंथ इतनी है और स्लिट का साइज इतना कर दो, ज्यादा कर दो, तो वेव ऐसे ही पास करेगी, नो डाइफ्रैक्शन, कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगी। बात समझ आ रही है? अगर ये जो वेवलेंथ है ये छोटी कर देता हूं, इतनी कर देता हूं, इतनी, और स्लिट का साइज भी इतना कर देता हूं जितनी ये वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ और साइज ऑफ स्लिट दोनों क्या हो जाएं, सेम, तो इस केस में बच्चे जो है वो डिफ्रैक्शन होती है। बात समझ आ रही है? और प्रोमिनेंट होती है, वाज़िया होती है, हम देख सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर तीसरी बात ये देखो, यही वेवलेंथ हो, इतनी वेवलेंथ हो, स्लिट और छोटी हो, यानी यूं कहो कि जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है किससे, स्लिट साइज से, तो फिर जो डिफ्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बात समझ आ रही? यानी लाइट आ रही है, जब इसमें से गुजरेगी वो सबसे ज्यादा फैलेगी तीसरे केस। बात समझ आ रही? तो याद रखना बच्चों, वेवलेंथ छोटी है, कम है, ओके, और स्लिट का साइज क्या है, ज्यादा है, तो आसानी से गुजर जाएगी, कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगी। बात समझ आ रही? अगर दोनों का साइज इक्वल है, इसकी वेवलेंथ भी 1 माइक्रोमीटर है, इसका भी साइज 1 माइक्रोमीटर है, तो डिफ्रैक्शन होगी, वाज़िया होगी, हमें नजर आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं ज्यादा डिफ्रैक्शन हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वेवलेंथ ज्यादा हो और साइज ऑफ स्लिट क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, प्रोमिनेंट होगी। तो ये बच्चे हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है डिफ्रैक्शन का, और इसकी वजह मैंने आपको बता दी, स्मॉल ओपनिंग से या ऑब्स्टिकल से जब ये वेव गुजरती हैं तो इसके कॉर्नर से टकराने के बाद क्या करती हैं, वेव फ्रंट क्या करते हैं, फैलते हैं। बस समझ आ रही? हर जो वेव फ्रंट है वो एक नया वेव फ्रंट जन्म देता है। असल में ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसकी जो डिटेल है तो आप लोगों ने यहीं तक करना है। तो ये बच्चे हमारा सिंपल सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।